हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी के डाइवर्सिटी वाले चैप्टर को। इसमें हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी क्या है। इसमें उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो घटना चक्र में मौजूद है और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे आपको लगभग सारा घटना चक्र कवर हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर का बात कर रही हूँ। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको आप इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लें और उसके बाद अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसी फॉर्म में बना लें। उसके बाद क्या होगा, आप घटना चक्र के सीरीज़ को लगा लें बायोडाइवर्सिटी का, तो उसमें क्या होगा, आपका एक कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और पूरे अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर इनसे इस वाले वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाता है। सो आपको अलग से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना इसमें मैंने लिखा है इतना सफिशियंट है और इतना काफ़ी है। इतना इससे अधिक और क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है ये हम लोग पहले जानेंगे। बायोडाइवर्सिटी उसको कहते हैं, मान एक जनसंख्या है। जनसंख्या जो है वो एक समुदाय का निर्माण करती है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जो पढ़ा था पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कैसे होता है और उस पारिस्थितिक तंत्र में किस तरह से जीव जो है एक समुदाय का निर्माण करते हैं और बहुत सारे समुदाय मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। उस पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग देखते हैं कि जो भिन्न भिन्न जीव आते हैं और उनमें एक जातीय विविधता के आधार पे हो सकता है या तो वो समुदाय और परितंत्र के विविधता के आधार पे पाया जाता है, जिसको जैव विविधता कहते हैं। यह जो विविधता है, एक अगर सिंपल वे में हम लोग कहें तो पर्यावरण में कई जातियों का जो समूह होता है उसी को हम लोग उस परितंत्र में जो पाते हैं उसे जैव विविधता कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसे ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, पर्यावरण में जातीय समुदाय, विभिन्न प्रकार के समुदाय मिलते हैं, ये समुदाय एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। इसका मापन हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। ये जो जैव विविधता है ये 3 टाइप में पाया जाता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा जो होता है इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना, और इसमें एक तंत्र का निर्माण होता है, एक तंत्र का निर्माण होता है परितंत्र का, तो उसे अल्फा कहते हैं। और इसको मैथमेटिकल सूचकांक के आधार पर इसको एक मतलब एक स्पेशल, जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है उसको डिफाइन करता है। बीटा में क्या हो गया, बीटा जो होता है वह स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता के आधार पर होता है। मतलब एक स्पेशल क्षेत्र है मान लीजिए और वहाँ पे 2-3 तंत्र का निर्माण हो रहा है, 2 तंत्र का, परितंत्र का, तो उसमें बीटा होता है। और इसमें एक स्थानीय मतलब एक स्पेशल एरिया जो है उसी में परितंत्र का निर्माण हो रहा है। गामा में होता है भूदृश्य विविधता। इसमें क्या होता है, 2-3 तंत्र मिल करके, मैंने 3 तंत्र हो गए, उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रजातियां हो गई, या तो वो जाति के आधार पे है या तो समुदाय या परितंत्र के आधार पे है। तो उस तरह के तंत्र को, परितंत्र को हम लोग गामा जैव विविधता कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि रैम्ड एफ दासमैन जो था व्यक्ति, उन्होंने एक बुक लिखी थी, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। इसको 1968 में उन्होंने लिखा और इसमें उन्होंने कहा जैव विविधता को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसने कहा है, तो रेमंड एफ दासमैन ने कहा है इनकी पुस्तक में। और उसके बाद WG रॉसेन आए जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी नाम दिया। इन्हें लगा कि नहीं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो उन्होंने इसका शॉर्ट नेम दिया। बायोलॉजिकल से बायो को उठाया और डाइवर्सिटी से डाइवर्सिटी को ऐड कर दिया, तो बायोडाइवर्सिटी हो गया, जिसको हम लोग जैव विविधता कहते हैं। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्रीय संघ UNO ने 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की। और इसका दशक क्या माना जाता है, तो 2011 से 20 को माना जाता है। इसमें UNO ने इसको घोषित किया है बायोडाइवर्सिटी का दशक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो
एक सेंटर है भारत का पहला ऐसा सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता पर नज़र रखता है, और उसका सेंटर बनाया गया है गुजरात प्रांत के जामनगर में। तो यहाँ पर ये क्या सेंटर है, जैव विविधता से जुड़ा हुआ सेंटर है, और यहाँ पर जितने भी जैव विविधता इंडिया में अगर काम कर रहा है तो वो इसी के थ्रू करता है। हम लोग सबसे अधिक अगर जैव विविधता की बात करें तो हमारे ग्लोब में जो भूमध्य सागर वाला एरिया है वहाँ पे सबसे उच्च जैव विविधता पाया जाता है, जिसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो एरिया है वहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। और ऊपर अगर बात करें कि नॉर्थ ध्रुव और साउथ में, तो यहाँ सबसे कम आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। पहाड़ों की अगर बात करें, पर्वतों वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ भी ऊपर जो होता है वो सबसे निम्न मतलब बहुत कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, वहाँ जीव पाए नहीं जाते हैं। एक्चुअली वहाँ डिग्री जो होता है -डिग्री में वहाँ तापमान रहता है, और नीचे का जो होता है वहाँ सबसे उच्च बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी जो होता है जैव विविधता, वो वही क्षेत्र में पाया जाएगा जहाँ थोड़ा मौसम उतना ठंड ना हो, थोड़ा गर्म वाला इलाका हो, और वहाँ पे दलदलीय गर्म वाला इलाका हो, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को से क्वेश्चन भी किया गया है, एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है। तो अगर आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाल रहे तो ठीक है, आप उसको टिक कर दीजिएगा। यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम, यूपीएससी में, आईएएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है आपको 2018 में पूछा गया है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में, आईएएस के भी एग्ज़ाम में 1994 में, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो मैंने इसे देखा है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया है। अगर ये ऑप्शन आपको मिलता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और कोरल रीफ अगर रहता है तो दोनों को टिक कर दीजिएगा। अगर नहीं रहता है तो अगर पूछता है कि नहीं एक बताइए, तो कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा होता है बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट में इसको कीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में रहता है तो ठीक है, दोनों को टिक कीजिएगा। अगर एक बोलता है दोनों में से अगर एक चुनना है तो कोरल रीफ को पहले मारिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कोरल रीफ में ही होता है। उसके बाद हॉट स्पॉट की अगर बात करें तो वो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मतलब एक स्पेशल क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होने की संभावना होती है। तो ये नॉर्म्स मायर्स ने 1988 में कहा है कि जो हमारा पूर्वी हिमालय है, भारत का पूर्वी हिमालय, इंडिया की मैप में अगर देखें तो इस वाले हिस्से में, ये पूर्वी हिमालय वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में, और ये जो पश्चिमी घाट है, और यहाँ पे भारत और म्यांमार का जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे अंडमान निकोबार इसी में आ जाता है। तो ये वाले हिस्से और सूडालैंड में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मतलब हॉट स्पॉट वाला एरिया है, इसको घोषित किया गया है। तो ये सबसे 4 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर के क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर केरल के शांत घाटी में भी पाई जाती है, और उत्तराखंड के फूलों की जो घाटी है वहाँ पाई जाती है। ये मैंने नोट्स के फॉर्म में ही आपको यहाँ पे दिया है, और उन्हीं फैक्ट्स को लिखा है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं और जहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की संभावना है। इससे आपका बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगा, इससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। संरक्षण, जब कोई जीव खतरे में पड़ता है तब हम लोग उसके संरक्षण की बात सोचते हैं। जीवों को खतरा तब होता है जब हम सब बायोडाइवर्सिटी में खतरा तब उन पर उत्पन्न होता है जब जीवों को हम लोग प्राकृतिक स्थान से उठा करके किसी अन्य स्थान पे शिफ्ट करते हैं। यानी कि उस स्थान पे मान लीजिए हम लोग किसी घर का निर्माण कर रहे हैं या फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो उस जगह पे उस जीव को खतरा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको उठा करके हम लोग उसको दूसरे जगह पे शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बागीचा बना दिया, उस जगह पे उसको शिफ्ट कर दिए, जू बना दिए,
जू में बहुत सारे जीव जंतुओं को ला करके हम लोग रख देते हैं, तो ये चीज़ उनके क्या होता है, प्राकृतिक स्थल से दूसरे जगह पे शिफ्ट करते हैं, जिसके लिए हमें अगर मान लीजिए उनके अंडे को भ्रूण को हम लोग उस जगह पे संरक्षित कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर स्व इंस्टीट्यूट में अगर देखें और इंस्टीट्यूट में देखें तो यहाँ बागीचा आता है, और इधर राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल और झील आते हैं। बहुत सारे ऐसे झीलों के बारे में आपको पढ़ना होगा यहाँ पे, जैसे उड़ीसा का चिल्का झील हो गया। और प्रवाल विरंजक उसे कहते हैं जो इस जैव विविधता के कारण ही उत्पन्न होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा सागर वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। प्रवाल विरंजक जो होता है एक बीज का जो निर्माण करते हैं। ये क्या होता है, जो मृत जीव होते हैं जो समुद्र में मर जाते हैं, उनके हड्डियों से ये बनता है, निर्मित होता है। वो कठोर हो जाते हैं और वो बहुत दिनों के बाद क्या होता है, एक के ऊपर एक जमा होने के बाद उस जगह पे टापू बन जाता है, मतलब बीच बन जाता है। सागरीय जल का तापमान अगर बढ़ जाए और वैश्विक तापमान यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वो अधिक ज़्यादा अपना ऊष्मा उत्पन्न करे, तब ये इसका निर्माण होता है। इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। कच्छ के जो खाड़ी है उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, कच्छ वाले एरिया में, यहाँ पे गुजरात का। उसके बाद यहाँ मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा प्रवाल विरंजक पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है जैव विविधता का जो निर्माण है, इसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैव विविधता का निर्माण, मिट्टी के निर्माण में इसकी यूज़ होता है अपरदन को रोकने के लिए, अवशिष्ट पुनर्चक्रण करने के लिए, और सस्य परागण में इसका यूज़ होता है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो रेड डाटा बुक्स निर्मित करती है, और इसमें क्या करती है, इस बुक में अगर कोई जीव 50 वर्ष से नहीं पाया गया है तो उसे विलुप्त घोषित कर देती है। इसे क्वेश्चन पूछा भी गया है ये कि कितने वर्षों से अगर कोई जीव को नहीं देखते हैं तो उसे विलुप्त घोषित करते, तो 50 वर्ष। जीवों की इस जो घटना है, इसका घटने का कारण, जनसंख्या घटने का क्या कारण है, तो एक दवा है डिक्लोफेनेक। ये दवा अधिकतर जीवों में पाया गया है, जिससे गीधों की संख्या में कमी पाई गई है। इसको संरक्षित करने के लिए बहुत सारे एक्ट भी बनाए गए, जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट दिसंबर 2002 में बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण 2003 में बनाया गया, और भारत ने इस पे हस्ताक्षर 2001 के जनवरी में किया है। उसके बाद NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसमें जीवों को चोरी होने से बचाने के लिए इसमें कार्य किया जाता है। उसके बाद ट्रैफिक है जो जीवों का निगरानी करता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि UNO ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के हर 2 वर्ष पे इस पे कार्य करता है। बायोडाइवर्सिटी का एक सम्मेलन होता है जिसमें कॉप अभी सम्मेलन होने वाला है, 2022 में होने वाला है। ये 16 कॉप का सम्मेलन होगा, और इसमें क्या है, UNO जो है वो REDD के तहत मतलब ये इसका नाम है, और ये UNFCCC के अंतर्गत काम करता है। इसमें बहुत सारे और भी संगठन आते हैं, जैसे UNEP आते हैं, UN आते हैं। उसके बाद इसमें और भी संगठन बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये अकेले काम करता है। यहाँ पे इसमें जीवों से लेकर के, मतलब बायोडाइवर्सिटी को लेकर के यहाँ बातचीत चलती है, यहाँ पे सम्मेलन भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि UNREDD जो है वह यहाँ एक आर्द्र भूमि उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर पानी सोखने का काम करता है और पानी को छानने का काम करता है, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। जैसे दलदलिया वाला जो इलाका होता है ना, वही। सबसे बड़ा अगर आर्द्र भूमि की बात करें भारत में, तो वो गुजरात में है, और सेकंड पोजीशन पे आंध्र प्रदेश में होता है। इसके बाद इसे आर्द्र भूमि हम लोग दिवस कब मनाते हैं, इससे क्वेश्चन BPSC में भी पूछा गया है और भी एग्जाम्स में पूछे गए। तो 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 1971 में ईरान का एक शहर है रामेश्वर, उस शहर में पहला सम्मेलन हुआ था, जिसके आधार पर रामेश्वरम सम्मेलन को निर्मित किया गया था, और यहाँ पर इससे जुड़ी हुई बातें की जाती हैं।
वर्तमान में भारत के 37 स्थल है जहाँ रामेश्वर घोषित किया गया है, जैसे केरल का अष्टमुदी वेबनाथ अस्थमाकोटा झील, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, उड़ीसा का भितरनिका मैंग्रोव, उसके बाद चिल्का झील है, हिमाचल प्रदेश का चंद्रताल है, और पोंग बांध तथा रेणुका है। तो ये जो है कुछ झील है जिसको रामेश्वर में घोषित किया गया है, और ये इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका टेलीग्राम में सेंड करूँगी PDF सारा। अगर इकोलॉजी वाला जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं सारे को इकट्ठा करके सेंड कर दूँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और इसके अगर फर्स्ट चैप्टर को आपने नहीं देखा है पारिस्थितिक तंत्र को, तो उसे अभी आप जाकर देख लीजिए। थैंक यू।